हेलो एवरीवन। मैं यहाँ पे ये मेरी सबसे पहली वीडियो है और इसमें मैं चाहूँगा कि जेआईबी सीआईबी के बारे में बताऊँ, इसका कुछ मोटिवेशनल स्टफ्स, इसके ट्रिक्स, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जेआईबी और सीआईबी क्लियर कर पाएँ। क्योंकि प्रैक्टिकल हम प्रैक्टिकली देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि हम सब खुद जॉब करते हैं। मैंने जेआईबी और सीआईबी क्लियर कर रखा है। तो कभी-कभी लोग कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखी जाती है, और जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी बातें थोड़ी असरदार होती है, क्योंकि ये सब लाइफ लर्निंग लेसन्स होते हैं। वो छोटी-छोटी चीज़ों से सीखते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। मैंने खुद जेआईबी के समय थोड़ा केयरलेस रहा, क्योंकि मैं शुरू-शुरू में ऑर्गेनाइज़ेशन में आया था, कुछ मुझे पता नहीं था, तो उस टाइम कई सारी गलतियाँ हुई, जिससे मुझे भी 2-3 बार जेआईबी में लगा। बट सीआईबी मैंने 5 पेपर एक अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। कभी मैं रिज़ल्ट अपना पब्लिश करूँगा। तो हमें जेआईबी सीआईबी आखिर करना क्यों चाहिए? अगर जो गवर्नमेंट में है उनके लिए तो बिल्कुल बहुत बड़ा मोटिवेशन का फैक्टर क्या है, इंक्रीमेंट। कि हम जैसे ही जेआईबी क्वालिफाइड होते हैं तो आपका एक इंक्रीमेंट लग जाता है, और जैसे ही हम सीआईबी क्वालिफाइड होते हैं तो आपका 2 इंक्रीमेंट लग जाता है। किस केस में? अगर आप क्लर्क हैं तो। बट अगर आप ऑफिसर्स हैं तो दोनों में एक-एक इंक्रीमेंट लगता है। बट अभी 12th बाईपार्टाइट जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा तो उसमें आईबी और यूनियन ने एग्री किया है कि ऑफिसर्स को भी हम 2 इंक्रीमेंट देंगे सीआईबी, तो इन टोटल 3-3 इंक्रीमेंट दोनों को मिलेगा। इंक्रीमेंट से आखिर फ़ायदा क्या है? लोगों को मतलब फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो इसके पीछे मेन मोटिवेशन क्या है, कहाँ से आ रही है? तो सबसे पहले हम मोटिवेशन की बात करेंगे कि भाई इंक्रीमेंट से आखिर फ़ायदा क्या है? कभी-कभी हम बोलते हैं कि 2000-3000 रुपए कमा के क्या कर लेंगे? बट हमें लॉन्ग टर्म अगर हम देखेंगे कि कितना का बेनिफिट और लॉस हो रहा है, तो ये देखते हैं कि कलर के केस में अगर अभी के टाइम में मानते हैं कि एक इंक्रीमेंट पे अगर ₹2500 का फ़ायदा हो रहा है, तो 3 इंक्रीमेंट पे कितना हो जाएगा? ₹7500 का। अगर 7500 हर महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 12 महीने में टोटल कितना? ₹90,000 का फ़ायदा हो जाएगा कलर के केस में। अगर कोई क्लर्क 30 साल तक कंटिन्यू जॉब करता है, तो कितना मिस कर रहा है वो? 27 लाख का लॉस कर रहा है। अगर 30 से हम 90,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 27 लाख। यानी कि जिन्होंने जेआईबी सीआईबी नहीं कर रखा है, तो वो 27 लाख का आज के टाइम में मिस कर रहे हैं, कि वो उतना मिस करेंगे। फ्यूचर में तो आप जान ही रहे हैं कि सैलरी हमारी 5 गुने 10 गुना भी हो सकती है आने वाले टाइम में। तो उस टाइम कितना मिस करेंगे, बट हम आज के कैलकुलेशन से बता रहे हैं। सेकंड ऑफिसर्स के केस में जैसे ही 12 बाईपार्टाइट लगता है, अभी तो 2 मानेंगे, बट हम एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि अभी 1-2 महीने में लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ₹11,000 पर मंथ, ठीक है, 3 इंक्रीमेंट के। तो 12 अगर महीने से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है? ₹1,32,000 1 साल का हम लॉस करते हैं। अगर वही हम 30 साल अगर कोई ऑफिसर काम करता है, तो इससे 30 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 40 लाख रुपए का लॉस है। ठीक है? तो सबसे पहला मोटिवेशन तो यही है, पैसा, मॉनेटरी वैल्यू में पैसे किसको नहीं चाहिए? तो इंसान कम से कम इतना सोच ले कि हाँ भई, हमें पैसा कमाना है। और जब फ्री में मिल रहा है, बस एक सर्टिफ़िकेशन ले लो और उसके बाद हर महीने आपको मिलता रहेगा ये पैसा, ठीक है? और कुछ आपको करना ही नहीं है। ना कि री एग्ज़ाम देना है, ना कि आपको अपग्रेड करना है, बस ये दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भई, बस करके हमको खत्म करना है। दूसरा कहाँ पे दिक्कत आ रही है? प्रमोशन या इंटरव्यू में। आज कई सारे मेरे कलीग्स हैं जो इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उनको डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप सीएआईबी क्वालिफाइड हो? तो वो अगर नहीं कहते हैं तो कई सारे बात सुनने को मिलता है या प्रमोशन रोक दिया जाता है। इन फ्यूचर में क्या हो सकता है कि जिन्होंने जेआईबी या सीएआईबी क्वालिफाई नहीं किया है, तो उनको एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि एजीएम बनने में कितना कॉम्पिटिशन है, कि बन ही नहीं पाते लोग। मतलब कि 10,000 लोग भर रहे हैं, तो बन रहे हैं कितने? 100 आदमी भर रहे हैं। इतना हाई कॉम्पिटिशन है उधर। तो सेम अभी स्केल 2 और स्केल 3 बनना थोड़ा आसान है, क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है, वहाँ नॉर्मल माँगा जाता है
कि हाँ भाई बस आप भरो, एग्ज़ाम दो, इंटरव्यू दो, हो जाएगा। बट कल को अगर ये क्राइटेरिया लगा दिया कि आपको सीआईबी, जेआईबी कंपल्सरी है और ये होगा, ठीक है। जब चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, बंदे ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको घटाने के लिए क्या होता है कि ये सब क्राइटेरिया लाया जाता है। तो जब लाएगा तब फिर आपको दिक्कत होगा। तो ये सोचना चाहिए सेकंड इन माइंड कि प्रमोशन में काम देगा, इंटरव्यू में काम देगा। लोग तीसरा रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, इज़्ज़त देते हैं। सच में अगर कोई भी कोलीग अगर आप नए कंपनी में हो या कोई नए डिपार्टमेंट से बंदा है तो सडन कुछ पूछ लेता है कि आप सीआईबी कर लिया है क्या आपने? तो वो कहते हैं कि नहीं, तो थोड़ा मूड ऑफ सा हो जाता है कि हाँ क्यों नहीं हमने किया अभी तक? मेरे अंदर कुछ कमी है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? तो लोग रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखते। कभी-कभी कोई मीटिंग है, हडल है, तो एजीएम हो या डीजीएम आ रहे हैं, जीएम आ रहे हैं या आपके ऊपर का है, वो मीटिंग लेते-लेते पूछते हैं ताकि कौन क्वालिफ़ाइड है, कोई नहीं है, तो एक बेइज़्ज़ती सी फ़ील होती है। तो एक तो ये है मेन कारण। जॉब स्विच करने में ये हेल्प करेगा। आजकल मतलब कि थोड़ा चीज़ें आसान हो गई है, वैकेंसीज़ आ रही हैं हर जगह, तो आप अगर जाते हो तो वहाँ कई-कई एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि सिंपल लिखते हैं कि सीआईबी इज़ मस्ट, ठीक है? अगर आप नहीं है तो मत भरें। तो इतना अच्छा अपॉर्च्युनिटी कि डायरेक्ट कोई क्लर्क से स्केल 2 भरना चाहता है, ऐसी-ऐसी अपॉर्च्युनिटी भी आती है, क्लर्क से स्केल 3 भी बनना चाहता है, बट वहाँ पे लिख देते हैं कि सीआईबी क्वालिफाइड है। अब बंदा वो भर ही नहीं सकता। तो ये 4 चीज़ें जो है मेन मोटिवेशन है, इसको दिमाग में रखना चाहिए कि ये अगर रहेगा, अगर काश हम क्वालीफाई कर लिए होते, तो हम ये सब चीज़ से दूर नहीं होंगे। अब थोड़ा मैं ट्रिक्स की बात कर लेता हूँ कि हाँ भाई अ, हम क्लियर इसको आसानी से करें तो कैसे करें? तो सबसे पहला दिमाग में ये माइंड में रख लेना चाहिए कि हाँ, कोई भी चीज़ का आसानी से नहीं मिल जाती, ठीक है? किसी के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, जहाँ तक कि लाइफ़ का खुद का एक्सपीरियंस है तो मैं बता सकता हूँ कि इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है, इतना भी टफ़ चीज़ नहीं है कि आप जेआईबी, सीआईबी नहीं निकाल पाओगे। बस इसमें क्या चाहिए कि आप रेगुलर पढ़ो, चाहे कि आप 10 मिनट ही पढ़ो, आप रेगुलर रहो। मतलब 1 दिन या 2 दिन ऐसा गैप करके भी पढ़ सकते हो। बस आपको किसी भी तरह हल्का-हल्का, हल्का-हल्का सिलेबस कवर करना है। मेन इसका यही फंडा है कि आपको थोड़ी अवेयरनेस होना चाहिए, करंट अकाउंट के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, लॉज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ, बैंक को कंट्रोल कौन-कौन करता है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है एसएलआर मेंटेन करने की, रेपो रेट क्या है अभी, तो थोड़ा बेसिक वगैरह ये पढ़ने से अपडेट हो जाता है। तो स्टडी मस्ट है, शॉर्टकट कोई ट्रिक नहीं है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक से एक ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो 10 साल से क्लियर नहीं कर पा रहे थे, बस वो बोलते थे कि बहुत टफ हो गया है, ये आ गया है, नेगेटिव आ गया है, बहुत ट्रिक आ गया है। बट लोग एक-एक बार में निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? क्यों? क्योंकि बस उन्होंने ये मोटिवेशन अपने अंदर डाल रखा है कि हाँ भाई हमको करना है किसी हाल में और वो थोड़ा स्टडी करते हैं। बस थोड़ा अगर आप एफर्ट मारिए, हमें सिंपल सा ये सोचना चाहिए कि हमें 80-90% नहीं लाना है। अगर जो 50 भी लाता है उसको सेम 3 इंक्रीमेंट, जो 51 लाता है उसको भी सेम, जो 100 भी लाएगा उसको भी सेम। तो हम पहली बात कि हम उतना एम ही नहीं करें कि हमें टॉप करना है। सिंपल सी बात, हमें पास करना है, वो स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। ठीक है? कि हम अगर सिलेबस करते हैं कवर और कुछ चीज़ें टफ़ होती हैं तो स्किप कर सकते हैं हम, उसको देखा, स्किप कर दिया, कोई बात नहीं। अगर हम 60% भी सिलेबस कर रहे हैं यानी कि हम 60% ला रहे हैं और नेगेटिव है नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि 5-10% एक्स्ट्रा आ जाए, तो आप आराम से 50 तो आराम से ला सकते हैं। तो सबसे सिंपल सी बात कि 2 महीने के लिए आप बस स्टडी करें कि 2 महीने के लिए 1 घंटा अपना दे दें, ताकि वो सिलेबस कवर हो पाए। ठीक है? कवर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट या टॉपिक्स, जैसे कि बोला मैंने कि किसी-किसी को मैथ्स टफ लग रहा है, अकाउंटेंसी की ही बात करते हैं कि अगर किसी को मैथ्स टफ लग रहा है, कोई बात नहीं है। अगर जो टफ मैथ है, जो बिल्कुल बेसिक सब्सट्रैक्शन है, एडिशन है, आप उस पे फ़ोकस कीजिए। रूल रेगुलेशन जानिए उसका, अकाउंट्स का कि क्या होता है। तो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाइए कि हाँ भैया हमें ये कवर करना है पहले। तो अपना ऐसा तो होगा कि 50% आपका एरिया है, यानी थ्योरी थ्योरी पार्ट होगी, या किसी को अगर प्रैक्टिकल पे या न्यूमेरिकल पे एक्सपर्टीज़ है
तो वो पहले कवर कर लें और फिर दूसरे एरिया पे अगर टाइम मिले तो कवर करें। बस ये दिमाग में लेके चलें कि हमें पास मार्क लाना है, ठीक है? अब बात तो ये हो गई कि टॉपिक क्लियर करना है। दूसरा, ड्यूरिंग एग्ज़ाम में हम क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमने इतना पढ़ा कि हम 40% ला रहे हैं, ठीक है? 10% और बस चाहिए हमें। तो आप एलिमिनेशन चूज़ कर सकते हैं। बताते हैं कि 4 ऑप्शन देखिए ए, बी, सी, डी। अब एलिमिनेट कीजिए, एक को हटाइए, मतलब ट्राई कीजिए उसमें से जज करने का कि हाँ भाई, क्वेश्चन के हिसाब से कौन सही हो सकता है। अगर आपको नहीं आ रहा है चारों में, तो पहले एक हटाइए, दूसरा हटाइए, फिर 2 अगर सिमिलर लग रहा है तो दोनों में एक चुन लीजिए। तो कम से कम यहाँ पे क्या चांस होगा, 100% रॉन्ग होने का चांस नहीं है, यहाँ पे है कि 50%, यानी 2 में 1 चुन रहा है, 50-50 प्रोबेबिलिटी हो गई। तो एलिमिनेशन के राउंड थ्रू कर सकते हैं। और कुछ मेरे एक्सपर्ट कोलीग हैं जो जिन्होंने पढ़ाई हल्की-फुल्की की है, बट ये वाला ट्रिक बहुत काम आया है कि पिक द लॉन्गेस्ट ऑप्शन, ठीक है? बट हाँ, ये ब्लैंक होके नहीं जाना है, मैं श्योर कह रहा हूँ कि आप पास नहीं होंगे। आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, 2 महीना आप लगाइए, बस 2 महीने, और उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। तब ये सब ट्रिक अपनाइए कि जो सबसे लंबा ऑप्शन है, ठीक है? जनरली ऐसा देखा जा रहा है कि जो सेट होता है ऑप्शन, तो आप लंबा वाला पिकअप कीजिए, ठीक है? अगर बिल्कुल ब्लाइंड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तब, तो वहाँ वो आंसर सही होने के चांसेस हैं। और ऐसा हो रहा है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। आगे में मैं जेईई का सिलेबस ट्राई करूँगा कि फ्री में कवर करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल किसी एक चैनल पर डिपेंडेंट रहें। सबसे प्राइमरी है कि आप बुक्स को खरीदें और कवर करें, ठीक है? बुक्स में आप मैकमिलन या मैकमिलन से अगर कोई पढ़ाता है तो आप उसके स्टडी मटेरियल को रेफ़र करें। तो मैकमिलन बहुत ऑथेंटिक बुक है, जो आईबीए आईआईबीएफ जो है उन्होंने अप्रूव किया है, ठीक है? उनका वो पार्टनर है, कोलैबोरेटिंग पार्टनर, और उसका सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है? और 100% देने की ज़रूरत नहीं है, आप 50% दें, आप बिल्कुल ज़रूर पास हो जाएँगे।